ओ वेरी गुड। वो गुजराती जानता है क्योंकि उसकी हार्डवेयर और पेंट की दुकान है उधर ओके। अलीबाग में। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ करता है बॉडी वेरी गुड डोनेशन के लिए भी। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार पनवेल में एक बॉडी लेके गया था। हाँ हाँ। जाते जाते ऑन दी वे एक आई बैंक में जाके उसका नेत्रदान भी उसने कर अरे डाला वाह। वो आदमी का। अरे वाह। तो ઓલાનું तो સ્પીકર એ आपको લોકો તે ભાઈ મ્યુટ યુ પછી જો તમારે કઈ બોલવું હોય તો ચેક કરવાનું લાલ લીટી હોય તો તમે મ્યુટ છો યા અનમ્યુટ કરવા લોચો હોય તો મને બોલાવો. गुड मॉर्निंग आकाश साहेब. यस गुड हो मॉर्निंग नमस्ते. मेरा म्यूट करतोय स्वतःला. हा क्या क्या हा हाँ विजयंता तुझा आवाज आला. सगळ्याला म्यूट ठेवायचं आहे. हाँ Requesting वो everybody to शुड please switch म्यूट on their एवरीबडी. video. अच्छा हाँ Video आणि चालू व्हिडिओ सुरू करायचा आहे. करा. रागेशताई अच्छा, जसे तुम्ही व्हिडिओ चालू केलेला आहे ना ठीक आहे. तसा त्याला पण रिक्वेस्ट करा ना. व्हिडिओ चालू ऑन ठेवायचा ठेवायचं आहे. का आज? बरं. अच्छा म्यूट करायचं आहे सगळ्यांनी. चिंता नका करू, म्यूट मी करून देईल. अच्छा ठीक आहे. हो अच्छा एकदा मीटिंग सुरू झाली की बंद होईल ना सगळं. सगळ्यांना बंद करून देईल मी. तोपर्यंत तुम्ही गप्पा अच्छा करा. ठीक आहे. मग काय. होय ग्रेट फॅन्टॅस्टिक. ए विजयंता विजयंता हॅलो. आहे मी इथे. हा तुझी शक्ल दाखव ना. नाही गुड दिसत आहे मॉर्निंग तू. आकाशे सर. यस सर आहे बाई पण नमस्ते. आहे. आकाशे बाई पण आहे. नाही नाही आकाश आहे मुंबई आणि आकाश आहे नहीं, दिल्ली. अरे नहीं. कसा दिसला गया. वी आर एक्चुअली वो जो रागिणी आगाशे है वो मेरी कुछ रिलेटिव नहीं है बाय द वे. अच्छा एक विजयंता बट शी हैज जॉइंड फ्रॉम दिल्ली न्यू ओ दिल्ली. ओ अरे उधर से वो वाह. ज्वाइन हो गई है. अरे तो वाह. दिस इज ए सिग्निफिकेंट थिंग. वो कल ही वो एक विजयंता ताई नमस्कार आणि हार्दिक स्वागत. नमस्कार. हाँ गुड मॉर्निंग so सर. you can boast of that from Delhi also Okay. somebody has joined No, for we this webinar. our webinars we have people from all across the world. Even last time we had Yeah, people yeah. from even New Zealand and USA. I see, I see. Great. Yeah. I hope note today one. also some of them may join Oh, very good. and we'll try to know about this Mention noble cause. Mrs. Agashe has donated the mortal remains of her husband in 2016 at Delhi Okay. with the AIMS. So she has been involved with me for last 5 years or so, we can see. Oh, fantastic. Both had pledged long back. And what I have gathered that वो अपने पति का देहदान भी कर चुकी है. हाँ. ये भी एक. मेरा भी फॉर्म भरा है. हाँ अरे वाह. Okay. मेरा भी फॉर्म पहुंच चुका है. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. आप जैसे लोग आज हमारे साथ में है तो हमको बहुत खुशी है. और ये आज के कार्यक्रम में आई एम श्योर इट विल. गया था दिल्ली में ये सब गया था. हमने बहुत भुगता है. हाँ ओके. मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी. ओके. तुम अच्छे लोग थे कहने वाले. बाकी ज्यादातर तो तुम्हें कुछ करना नहीं था उनका इसलिए तुमने ये किया. बतेरी बातें सुनाई है. ओके. That's unfortunate. That's unfortunate. And अभी आकाश साहब से मेरा एक निवेदन रहेगा बिफोर वी स्टार्ट. आने वाले दिनों में एक्चुअल बॉडी डोनेशन के ऊपर प्रोग्राम करें. आवाज बराबर नहीं आ रही है. विजयंता सर आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही है. आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यू इट सीम्स.
So Nikhil bhai, shall क्या we पूछ start? रहे थे देहदान के बारे में? Yeah, I think it is time for everybody to please mute themselves so that we can start the session. या सब लोग अपने आप को म्यूट कर दो प्लीज. या host can mute everybody. Yes, I will do that. Okay, that's better. Yeah, so Sridhar bhai, you can take it over, please. Yeah. So, good morning and a very, very warm welcome to the 5th episode of our thoughtful webinars. दोस्तों, आप सबको मालूम है कि एक अच्छी सोच से शुरू की गई ये एक्टिविटी आज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अच्छा एक स्वरूप ले रही है. हम आज देख रहे हैं कि आज ये हमारी ये जो फूल है इसकी एक 5वीं पंखुड़ी हम हमारे मेंबर्स और जो सेवा भाव के साथ में जुड़े हैं ये सब लोगों के लिए हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं. आज का दोस्तों आप सबको मालूम है आज का प्रोग्राम नेत्रदान और देहदान और त्वचा दान और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमें आज ये कार्यक्रम करने के लिए जो सबसे सटीक व्यक्तित्व आज हमें मिला है वो है श्री श्रीपाद आगाशे जी. श्रीपाद आगाशे जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं जी कनेक्ट ग्रुप में आज. और हमें बहुत आशा है कि आपकी जो ये बहुत सुंदर प्रवृत्ति आप कर रहे हैं पिछले कितने सालों से उसके बारे में आप हमको अच्छी जानकारी देंगे और हमारे जो सेवाभावी दोस्त लोग हैं उसी का पूरा फायदा उठाएंगे और इसमें कुछ आपको सहयोग करने का हमेशा प्रयत्न करेंगे. दोस्तों, श्रीपाद आगाशे जी का मैं उनको आपका व्यक्तित्व परिचय दूं इसके पहले मैं हमारे प्रेसिडेंट श्री निखिल भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के कार्यक्रम के बारे में और जी कनेक्ट के बारे में कुछ कहने के लिए. निखिल भाई. थैंक यू श्रीधर भाई. और जी कनेक्ट के बारे में अगर बोलना चाहूँ तो जी कनेक्ट एक गुजराती लोगों का एक एसोसिएशन है जो कि घोड़बंदर रोड थाने में रहते हैं. और हम लोग कुछ लोग एक साथ मिले और हमने ये एक ट्रस्ट फॉर्मेशन किया है और अभी पिछले 4 सालों से ये ट्रस्ट चल रहा है. और हम काफ़ी सारे इसमें प्रोग्राम्स करते हैं. पर्टिकुलरली अगर गुजरातियों की बात करें तो गुजराती गरबा करते हैं, गुजराती व्याख्यान, गुजराती जो मोनो एक्ट, वीडियो, नाटक, मुशायरा, ये सारे टाइप के हम लोग प्रोग्राम करते हैं. और हमने पिछले कुछ दिनों से ये एक वेबिनार सीरीज भी शुरू किया है. कोरोना के चलते लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो हमने ये जो वेबिनार सीरीज शुरू किया है इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर में, जैसे वुमेन सेल्फ डिफेंस के ऊपर में, स्किन केयर के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर और अभी ये जो ऑर्गन डोनेशन और आई डोनेशन के ऊपर में हम लोग ये सेमिनार रख रहे हैं. ये सेमिनार को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे कुछ सेमिनार हमारे गुजराती में ही कंडक्ट हुए पर अभी जो सेमिनार हम कर रहे हैं, आज का सेमिनार हमने डेलिबरेटली हिंदी में रखा है. भले ये ऑर्गेनाइज एक गुजराती संस्था द्वारा किया गया है बट हम चाहते हैं कि सारे लोग इसका फायदा उठाएं. और ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो सबका फायदा है, पूरे समाज का फायदा है. और जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबसे मैं विनती करूंगा कि क्योंकि ये अभी हम लोग जो वेबिनार कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन इवेंट है तो एक पर्टिकुलर जगह तक ये मर्यादित नहीं है. तो आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतने अच्छे हैं कि सब लोग का फायदा हो सकता है. हम लोग कोरोना के टाइम पे बाहर जाके किसी को मदद पहुंचा सके कि नहीं पहुंचा सके, पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम लोगों को अच्छी जानकारी देके हम एक उनका भी भला कर रहे हैं और हमारे लिए भी हम थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं. आई थिंक जितना इसका मतलब हम अगर आई डोनेशन ना भी करें पर अगर ये इसका हम लोग प्रचार करें तब भी थोड़ा बहुत पुण्य हमको भी मिल सकता है. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक सीरीज है. अगले रविवार को भी 11 बजे हम लोग ने इसी तरह से एक अलग टॉपिक के ऊपर में ऑर्थोपेडिक एक डॉक्टर हमारे पास में आने वाले हैं और उसका भी हमने एक वेबिनार टाइप का रखा हुआ है. तो मैं सबसे बस यही विनती करूंगा कि जी कनेक्ट ने ये जो एक अच्छा
कार्यक्रम शुरू किया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाएं ताकि सबको इसका म्यूचुअल फायदा हो। थैंक यू श्रीधर भाई, यू कैन टेक इट ओवर प्लीज। थैंक यू। ओके, थैंक यू निखिल भाई। दोस्तों, अगाशे जी का, श्रीपाद अगाशे जी का अगर मुझे एक छोटा सा इनका व्यक्ति परिचय देना है, मैं हमेशा यही कहूंगा कि उनकी जो उन्होंने जो प्रवृत्ति की है और ये जो अभी एक मशाल उन्होंने हाथ में, इस बड़ी सेवा की जो मशाल हाथ में ली है, वो मशाल और उनके कार्यक्रम को देख के मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि आज के दिन में हम सूरज को एक दिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी अच्छी उनकी ये जबरदस्त सर्विस है। श्रीपाद जी थाना में रहते हैं, हमारे साथ में, हमारे एरिया में ही रहते हैं। श्रीपाद जी पहले जो कल्पाकम का जो एटॉमिक रिएक्टर है वहां से वो रिटायर्ड हुए एज अ सीनियर ड्राफ्ट्समैन, और उन्होंने वहां पे तमिलनाडु से, जब तमिलनाडु में थे तो उनको ये पता चला कि श्रीलंका जैसा अपने से कितना छोटा देश ये आई डोनेशन में हमसे काफी आगे है। जो हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है, इसके सामने आंखों का दान बहुत ही कम आ रहा है। तो उन्होंने तब से अपने मन में ठान लिया कि मैं ये प्रवृत्ति में कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके रहूंगा। और दोस्तों, उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया हुआ है और पिछले 20 साल से भी ज्यादा टाइम से वो ये एकदम ये सेवा में प्रवृत्त है और बहुत ही अच्छी तरह से अपना एक कार्यक्रम, आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दौर में अपना खुद का एक ब्लॉग चलाते हैं, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह के माध्यम से उन्होंने काफी डिस्कशंस किए हैं, लोगों तक ये जो अपना नॉलेज है, अपनी सेवा है, वो पहुंचाई हुई है। मैं ज्यादा तो क्या बात करूं, आज हमारे बीच में है, ये हमारा जी कनेक्ट का एक सौभाग्य है। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम आपसे आज यही सुनना चाहेंगे कि हम लोग ये देश को, ये समाज को हम लोग कैसे काम आ सकते हैं। तो मैं अभी आपको माइक हैंड ओवर करता हूं, आप प्लीज हमको ये बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस सर, and I'm sure we'll have a great time, and we'll have a good understanding of what is this activity all about. दोस्तों, आपको अगर कोई questions हैं तो at the end of his session we will have a question answer session as well. तो प्लीज आपके क्वेश्चंस आपके पास में रखिए, और जितना आप क्वेश्चंस आपको, आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे तो ये अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे मेरी नम्र विनंती है, कार्यक्रम के दौरान आप आपका माइक म्यूट ही रखेंगे तो अच्छा है। जब ये ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, तब आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। श्रीपाद सर, थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ ओवर टू यू। सबको प्रणाम। मेरा परिचय आपने दिया, उसमें एक थोड़ा सा सुधार मैं करना चाहूँगा। मैं 20 साल कल्पाकम में था, तो 1980 में मैंने एक रीडर्स डाइजेस्ट में आर्टिकल पढ़ा, उससे मुझे पता चला कि श्रीलंका जैसा छोटा देश हमें ही नहीं तो दुनिया की 36 देशों को आंखें सप्लाई कर रहा है। तो उससे थोड़ा शर्मिंदा होकर मैं ये कार्य जनवरी 1981 में कल्पाकम में शुरू किया। 1991 में मैं इधर ट्रांसफ़र लेके आया और 2010 एंड में मैं रिटायर हो गया। तो अभी मेरी उम्र 70 साल है बाय द वे। तो मैं 40 साल से ये कार्य कर रहा हूँ नेत्रदान प्रचार का, और रिटायर होके अभी मुझे 10 साल हुए बाय द वे। तो मैं ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। सबको प्रणाम फिर एक बार। और ये जी कनेक्ट के जो सभासदगण हैं, वो जो कनेक्ट हो चुके हैं, जो नहीं भी हो चुके हैं, ये नेत्रदान जैसे एक बहुत ही दुर्लक्षित विषय पर, और मैं कहता हूँ कि ये एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। दिस इज आई डोनेशन नीड ऑफ द नेशन, ये मेरी थीम है। तो मुख्यतः मैं नेत्रदान पर बात करूँगा क्योंकि वो सबसे आसान है। नेत्रदान, त्वचादान, अवयवदान और अंगदान,
सॉरी, अंगदान मतलब ऑर्गन डोनेशन। तो ये 4 दानों में से सबसे आसान जो नेत्रदान है, कम से कम वो लोगों ने करना चाहिए, ये मेरी धारणा है। तो मैं एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपने ये दुर्लक्षित विषय पर ये व्याख्यान का आयोजन किया। तो आपके सभासदगण और जो सभासद नहीं है वो भी, जैसे ये रागिणी आगाशे जैसी एक 75 वर्षीय महिला न्यू दिल्ली से ज्वाइन हो चुकी है और खुद उन्होंने पति का देहदान भी किया है कुछ साल पहले। तो ये सब विशेष बात है। तो सबको प्रणाम करके मैं नेत्रदान के बारे में मेरा व्याख्यान चालू करता हूँ। वो आखिर में त्वचादान और अंगदान के बारे में भी तो मैं थोड़ी बात करूँगा। मैं अभी करीबन 11:15 हो चुके हैं, 12 बजे तक मेरा व्याख्यान चलेगा। उसके बाद जो भी शंका हो, कुशंका भी हो तो आप जरूर उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो बाय द वे, भारत में 1.25 करोड़ दृष्टिहीन व्यक्ति है। ये दुनिया की आबादी का विचार किया तो करीबन 20-25% होता है। तो ये 1.25 करोड़ लोगों में से ये 30 लाख लोग ये कॉर्नियल ब्लाइंड है। मतलब ऐसा है कि ये 30 लाख लोगों को हम दृष्टि दे सकते हैं। तो स्वाभाविक आपके मन में विचार आया होगा कि 1.25 करोड़ के 1.25 करोड़ लोगों को दृष्टि क्यों नहीं मिल सकती है। तो आपको मालूम है आँख ये कैमरा के माफी काम करता है। इसलिए मेरी एक स्लाइड है, ये उसमें आँख का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, आप दिखा सकते हैं। शायद इसके बारे में पहले हमने बात नहीं की है, तो मैं दिखाता हूँ बाय द वे। तो ये है आँख का क्रॉस सेक्शन है। इसमें ग्रीन कलर में जो दिखाया है, सबसे आँख का जो आगे का भाग है इसको कॉर्निया बोलते हैं, हिंदी में पुतली बोलते हैं। तो ये पीछे है, ये रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व है इधर। तो इन शॉर्ट बताना है तो ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति जिनका ये कॉर्निया कुछ कारण से अपाक हुआ हो, लाइट अंदर जाना मुश्किल हुआ हो, बल्कि बाकी जो आँख के भाग है, जैसा कि मैंने बताया रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व है। तो ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति जिनका कॉर्निया खराब है, बल्कि आँख के बाकी भाग ये स्वस्थ है, अच्छी कंडीशन में है, उनको ही नेत्र प्रत्यारोपण का मतलब ये पुतली के प्रत्यारोपण से फायदा हो सकता है, उनको दृष्टि मिल सकती है। तो इन शॉर्ट बताना है तो ये अपना अपनी घड़ी रहती है, उसकी कांच खराब होती है, तो हम घड़ी की दुकान में जाते हैं, बोलते हैं ये मेरी कांच बदल डालो, तो अच्छा दिखाई देता है वो अंदर का जो डायल है वगैरह। तो ये उसके मापी ये प्रकार है कि ऐसे अंदर दृष्टिहीन व्यक्ति जिनका कॉर्निया खराब हुआ है, पुतली खराब हुई है, तो वो निकाली जाती है और अच्छी पुतली। अभी बात ऐसी है कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल कॉर्निया अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, उसके ऊपर अनुसंधान तो बहुत चल रहे हैं, बल्कि अभी तक उसमें हासिलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए जो गुजर गए लोग हैं, उनका कॉर्निया, उनकी पुतली काम में आ सकती है। तो ये जैसे ही घड़ी की कांच हम बदलते हैं, आदमी जिसको ये कॉर्निया का प्रॉब्लम है, पुतली का प्रॉब्लम है, बल्कि बाकी आँख
ये भाग स्वस्थ है, तो ये जैसे घड़ी की कांच बदलते हैं ऐसे ही ये खराब पुतली निकाल के गुजर गए आदमियों की पुतलियाँ कॉर्निया बिठा के दृष्टि प्राप्त हो सकती है। तो आप सोचेंगे बहुत ही आसान है, तो बिल्कुल आसान है। और ये आज के विज्ञान युग में, आज के मतलब ये पिछले 50-60 साल से मुमकिन हो चुका है कि नेत्र प्रत्यारोपण से आदमी को दृष्टि मिल सकती है। तो अभी जैसा मैंने बताया, किसको इसका उपयोग हो सकता है, तो जो 30 लाख लोगों को यदि दृष्टि देना है पूरे भारत में, तो 1.5 लाख नेत्रदान हर साल होना आवश्यक है। बल्कि शर्म की बात यह है कि सिर्फ 25-30 हजार व्यक्तियों का ही नेत्रदान हो पाता है। वो सबके सब आके, ये सबकी सब आके काम में नहीं लाए, काम में आना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं 80 साल के ऊपर के लोग रहते हैं, 90 साल वगैरह, उनकी आंखें काम में आने की संभावना बहुत बहुत ही कम रहती है। तो और दूसरी बात है, दूसरी बाजू में अनास्था है आज्ञा में। तो ये ये प्रमाण मैंने बताया, ये तो। और गुजरने वाले लोग हैं पूरे भारत में, उनकी संख्या है करीबन 85 से 90 लाख। तो 85 से 90 लाख लोगों में खाली 25-30 हजार व्यक्तियों का नेत्रदान हो पाना, ये जरूर शर्मिंदा करने वाली बात है। उसके आगे भी शर्मिंदा करने वाली बात यह है कि जैसा पहले थोड़ी सी बातचीत हो चुकी है कि श्रीलंका जैसा देश, वो जैसा पहले मैंने बताया, हमें ही नहीं दुनिया के 36 देशों को आके सप्लाई करता था 1980 में। आज भी वो 25 देशों को आके सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि करीबन 10-11 देश वो आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हम जिधर थे ऑलमोस्ट उधर ही है। तो हमारी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद और इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी बड़ी सुशिक्षित लोगों की संख्या होने के भी बावजूद हम क्यों आगे ना आए, ये बहुत बड़ी शर्मिंदा करने वाली बात है। तो और दूसरी बात देखा जाए तो ये जो दृष्टिहीन व्यक्तियों का प्रमाण है, वो उनकी जो संख्या है वो भी दूसरी बाजू में बढ़ते जा रही है। उसके बहुत कारण है, अलग अलग कारण है। टू व्हीलर्स आजकल हर घर में एक दो होती है, और वो चलाते समय लोग कुछ चश्मा लगाते नहीं है। उसके कारण बहुत अलग अलग तरह का कचरा आँख में जाके ये पुतली पर उसका परिणाम होकर दृष्टि चली जा सकती है। अभी होली के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो ये जो पहले मैं बता रहा था, इसके लिए आप जरूर टू व्हीलर चला रहे हैं तो कुछ 0 नंबर का चश्मा लगाए, डे एंड नाइट गॉगल लगाए। और इसके लिए अभी ये जो मैं बातें करते समय आँख की सुरक्षा के बारे में भी थोड़े बहुत सुझाव मैं दे दूंगा, बुरा मत मानिएगा। तो अभी होली आ रही है, तो होली के समय कैसे भी रंग लगाए जाते हैं। होली तो अभी हो चुकी है, आ रही है हो चुकी है। तो आपने अभी इस साल, अभी ये कोरोना के वातावरण में वो थोड़ी उसका स्तर थोड़ा बहुत कम रहा है बहुत सी जगह में। फिर भी उत्तर भारत में वो बड़ी स्तर में मनाई गई। तो उस समय कैसे भी रंग मारे जाते हैं, गुब्बारे में रंग या पानी भर के गुब्बारे मारे जाते हैं, उससे बहुत लोगों की दृष्टि जाती है। दिवाली के समय पटाखे लगाए जाते हैं, वो रॉकेट हाथ में लगाना, ये उसमें लोगों को क्या बड़प्पन लगता है मुझे मालूम नहीं। तो उससे भी बहुत लोगों की दृष्टि चली जाती है। अभी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, सुरक्षा के उपकरण रहते हैं बहुत से फैक्ट्रीज में, फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके कारण बहुत लोगों की दृष्टि जाती है। अभी रामायण महाभारत
वो जो सीरियल आई उसके कारण भी बहुत बच्चों ने अब उसके जैसे वो लड़ाई करते करते बहुत बच्चों की आंखें निकामी हो गई। तो बच्चे लोग अपने स्कूल में या स्पेयर टाइम में मारामारी करते रहते हैं। स्टील की आजकल ये पुटपट्टी रहती है तो उससे मारामारी होती है, कंपास बॉक्स के अलग अलग आयुधों से वगैरह। वो कैसा भी क्रिकेट भी खेला जाता है। वो बहुत लोग पुराने जमाने का एकनाथ सोलकर था, वो स्लीप में फील्डिंग करता था। उसके वहाँ पे बैट्समैन के सामने खड़े होते हैं, एक तो बैट लगती है ना तो बॉल लगता है आग पे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है कि अभी खेती का भी विचार किया है तो उसमें भी अलग अलग यंत्र आ चुके हैं। वो उधर भी चश्मा लगाना आवश्यक हो चुका है। वो जो घास का कटिंग वगैरह होता है, कुछ फसल का कटिंग होता है उस समय, तो ऐसे सावधानी लेना आवश्यक है। एक माल न्यूट्रिशन के कारण बहुत लोग अंधे हो जाते हैं। मतलब ये कुपोषण है, इसमें ए विटामिन की कमी के कारण दृष्टि चली जाती है। इसलिए जिसमें जिसमें ए विटामिन है वैसी शाक सब्जियाँ, ये ड्रम स्टिक वगैरह, इसका अपने आहार में अंतर्भाव रहना ये आवश्यक है। आम के दिनों में आप आम जरूर खाइएगा। अभी मैंने ये नहीं कहूँगा वो देवगढ़ का हापुस ही 1000 रुपये क्या डजन वाला खाइए करके, वो भी खाने वाले लोग हैं, मैं ऐसी बात नहीं। तो भाई दी वे ऐसे अलग अलग बहुत कारण है। अभी कंजंक्टिवाइटिस है, मतलब मदरासा है, आँख आती है, आँख लाल होती है। तो बहुत से लोग हैं केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट कुछ आई ड्रॉप्स देता है। अभी आई ड्रॉप्स में कभी कभी स्टीरॉयड रहता है। वो स्टीरॉयड बिना आवश्यकता का स्टीरॉयड वाला ड्रॉप डालने से भी दृष्टि चली जाती है। ये जो मदरासा है, आँख आँख आना, आँख, तो इसी हालत में कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर के पास तो जरूर जाइएगा, ये मेरा सुझाव रहेगा। तो अभी इससे बचने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? अभी ये कोरोना के कारण बहुत लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि अपनी उंगलियों के कारण, हाथ आँख में डालने के कारण वो बहुत से लोगों का रोगों का फैलाव होता है। तो ऐसे ही हम जब ट्रेन से या बस से प्रवास करते हैं तो हैंडल या बार को पकड़ के खड़े होते हैं, या हैंडलिंग होता है, उससे बहुत से जंतुओं का प्रसार होता है। तो ये यदि आप अवॉइड करें, कभी भी उंगली आँख में न डालने का एक प्रयास करें, तो साधारणतः आप ये कंजंक्टिवाइटिस, मदरासाई जो आता है, उससे बचने की संभावना बढ़ती है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो ये ऐसे अलग अलग कारण है जिसके कारण ये अंधों की संख्या बढ़ते जा रही है। और बहुत से लोग हैं ये अभी लोग आगे क्यों नहीं आते, ये बहुत लोगों को मालूम है ये नेत्रदान क्या है, चक्षुदान गुजराती में बोलते हैं। तो ये क्या है मालूम होने के बावजूद भी आगे नहीं आते, अज्ञान होता है, अनास्था होती है। और हमें क्या है, वो दूसरा करेगा, ये इतना बड़ा देश है। तो खुद आगे आना ये बहुत ही आवश्यक है। भी गलत फहमियों का विचार किया तो लोग कहते हैं वो क्या है, मृत्यु के पश्चात करने का है, अभी क्यों सोचने का है। बल्कि कौन कब किधर जाएगा ये बताना मुश्किल है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो युवा वर्ग है वो ये कहते रहता है बहुत टाइम है, देखेंगे बाद में। अभी देखेंगे करके बोलने वाले भी बहुत कम है। ठीक ठीक है, कम से कम बोलते हैं देखेंगे, तो वो लोग बोलते हैं बाद में देखेंगे। और जो बूढ़े हैं, वो कोई 60 साल का बूढ़ा है, 70 साल के, बोलने नहीं और हमारी 10 साल आयु है। कोई बोलेगा हम 100 साल तक जिंदा रहने वाले हैं। कोई बोलता है नहीं और हमारे 10-20 साल है। तो इसलिए होता है ये
कि न तो युवा वर्ग कुछ करता है, न बूढ़ा वर्ग भी कुछ करता है, तो कोई भी कुछ करता नहीं है। और जो अंधे लोग हैं वो जिधर है, वो जिधर के उधर ही ऑलमोस्ट रहने की मुसीबत उनके ऊपर आती है। तो इसीलिए जब आप LIC की पॉलिसी लेते हैं तब वो मृत्यु का ही विचार तो आप जरूर करते हैं। तो ये LIC की पॉलिसी से आप कुछ समझो कम उम्र में किसी की मौत हो गई तो अपने कुटुंब के लिए आप कुछ रकम आश्वासित करते हैं। तो ये नेत्रदान या ऐसी बात है, आप समझो पहले तय करके रखा तो उससे आप दो अंधों को अमूल्य दृष्टि आश्वासित करते हैं। ऐसा करना चाहिए। तो जरूर इसके ऊपर विचार करना आवश्यक है। बहुत लोगों का ये भी एक एक गलतफहमी ये रहती है कि हम चश्मा लगाते हैं तो हमारी आँख काम की नहीं है। अभी किसी की कैटरैक्ट सर्जरी हो चुकी है तो वो लोग सोचते हैं अपने तो पूरी आँख काम से ही गई हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चश्मा लगाने वाले भी नेत्रदान, उनका भी नेत्रदान तो जरूर हो सकता है। और कैटरैक्ट सर्जरी हो चुकी हो तो वो भी पुतलियाँ काम में आने की संभावना जरूर रहती है। तो कानूनी दृष्टि से फार्म भरा हुआ होना पहले ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बल्कि बड़ी अजीब बात यह है कि सामान्य जन तो बाजू में रहे, कुछ डॉक्टर लोगों की भी ये गलतफहमी रहती है। ये मैंने अनुभव किया है कि नेत्रदान होना है तो मृतक ने फार्म भरा हुआ होना आवश्यक है। ये गलतफहमी डॉक्टर लोगों में भी है कुछ। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो ठाणे में ये एक नेत्र तज्ञ है, उसकी भी एक गलतफहमी हमने टीवी के उसकी इंटरव्यू में मैंने देखी है। उसके खिलाफ मैंने एक्शन ली है। तो वो बात अलग है। तो कहना यह है कि फार्म भरा हुआ होना ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। वो फार्म भरा हुआ होना आवश्यक यदि भले भी ना हो, आवश्यक ना हो, फिर भी मैं जरूर ये सुझाव देता हूँ लोगों को कि फार्म आप जरूर भरे, क्योंकि उसमें विटनेस के कॉलम रहते हैं। वो दो, एक या दो जो क्लोज रिलेटिव है, घर के रिश्तेदार है, तो उनका उधर जब हस्ताक्षर होता है तो जब आप लिखित स्वरूप में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो अपनी इच्छा फलद्रूप होने की संभावना जरूर बढ़ती है। ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें टाइम बार है, 6 घंटों के भीतर नेत्रदान ही नहीं, त्वचादान और बॉडी डोनेशन ये भी, और आई डोनेशन, ये सब 6 घंटे के भीतर होना आवश्यक है। तो बहुत लोगों की ये भी गलतफहमी रहती है कि वो आदमी गुजरने के बाद वो आधे घंटे में, 2 घंटे में आके निकल लें। ये गलतफहमी डॉक्टर लोगों को भी रहती है। कभी जनरली किसी के घर में मौत हो गई और डॉक्टर को बोला गया है कि भाई हमें नेत्रदान करना है, तो अभी तो 2 घंटे हो गए, अभी नहीं हो पाएगा, वो फॉर्म नहीं भरा था ना, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था ना, तो नहीं हो पाएगा। ऐसे बोलने वाले डॉक्टर है। आप में से कोई डॉक्टर हाजिर है तो क्षमा करें, बल्कि मैं जरूर उदाहरण दे सकता हूँ। तो बाय द वे ये गलतफहमियां होने के कारण बहुत लोग आगे नहीं आते। तो अभी जैसा पहले मैंने बताया कि फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है। खाली एक फोन कॉल करने से नेत्रदान हो पाता है। और समझो किसी ने थाना में फार्म भरा हुआ है, उस आदमी की मौत और अलग जगह में हो गई, तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि ये थाना वाले या आई बैंक को ही कांटेक्ट करना है। तो जिधर भी आदमी गुजर गया हो तो नज़दीकी आई बैंक को कांटेक्ट करना ये बहुत आवश्यक है। और ये 6 घंटों तक आप कर सकते हैं। और जब नेत्रदान करना है, आई बैंक को फोन किया समझो, वो कभी पूछेंगे नहीं फॉर्म भरा था क्या, रजिस्ट्रेशन किया था वगैरह।
वो उसके लिए आवश्यक क्या है नेत्रदान करने के लिए? ये आवश्यक है कि आपके फैमिली डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट ये जल्द से जल्द प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर के, फैमिली डॉक्टर के, म्यूनसिपालिटी नहीं, या ग्राम पंचायत, नगर पालिका वगैरह, म्यूनसिपालिटी का डेथ सर्टिफिकेट मिलने में कभी कभी कुछ दिन, कुछ सप्ताह तक भी चले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर रीजंस। तो फैमिली डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट हाथ में होना ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना आई बैंक को नेत्र लेने का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए आदमी गुजरने के बाद जल्द से जल्द डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट हाथ में आना ये बहुत ही आवश्यक है। और कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है, जैसे कि वो रूम में जिधर मृतक हो उधर फैन चालू हो तो वो बंद रखना आवश्यक है, क्योंकि आखिर ये जो मैंने कॉर्निया आपको दिखाया है, तो ये जो कॉर्निया है ये आखिर ये पेशियों का बना हुआ रहता है, तो वो सूखने की संभावना रहती है, इसलिए फैन बंद रखना आवश्यक है। आपके घर में यदि एसी हो तो वो जरूर आप चालू रख सकते हैं। और पुतलियां बंद करके ये अपना आईलिड्स, तो वो बंद करके उसके ऊपर गीली रुई, गीला कपड़ा रखना ये आवश्यक है। तो उसे भी उसकी कंडीशन, पेशियों को कॉर्निया ठीक ठाक रहने की संभावना बढ़ती है। और हो सकता है तो कुछ आई ड्रॉप्स आप जरूर डालिएगा, उससे इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। और मृतक का सिर है वो 6 इंच ऊपर 2 तकियों के ऊपर रखना उचित रहता है, क्योंकि आँख निकालते समय वो रक्तस्राव होने की संभावना उससे कम हो जाती है। आजकल बहुत से आई बैंक पूरा आईबॉल न निकाल के खाली पुतली निकालते हैं, तो उससे रक्तस्राव होने की संभावना भी बहुत कम होती है। और मृतक को, यदि मृतक कॉट पे हो तो अच्छी बात है, वो कॉट पे है तो स्पेसिफिकली वो जमीन पर मत उनको रखिएगा, क्योंकि जो आँख निकालने वाले लोग हैं, डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, तो उनको यदि मृतक कॉट पे रखा गया है तो आँख निकालना ज़्यादा आसान रहता है। तो मृतक के सिर के बाजू में कुछ हैलोजन लैम्प्स वगैरह आप मत लगाइएगा, क्योंकि उसका जो हीटिंग पावर है, वो उष्णता इतना वो पैदा करता है कि उससे भी वो कॉर्निया पर परिणाम होने की संभावना रहती है। तो ये सबका विचार किया गया, ये सावधानियां बरती गई तो 6 नहीं बल्कि 7 घंटे तक वो नेत्रदान होना संभवनीय है। बल्कि 6 घंटे तक हो पाता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। जितना जल्द से जल्द होएगा उतना उसका रिजल्ट, क्राफ्टिंग का रिजल्ट वो ज़्यादा अच्छी तरह से वो मिल पाता है। तो इसीलिए ये सब मैंने इतना बताने के बाद ये कितना आसान है आप तो जरूर समझ पाए होंगे। ये नेत्रदान कितना आसान है, खाली एक फ़ोन करना आवश्यक है। अभी बहुत से एक्सीडेंट्स आजकल होते हैं, उसमें बहुत युवा वर्गों की भी मौत होती है। तो ये एक्चुअली बहुत काम के होते हैं कॉर्निया, कंसिडरिंग द फर्दर गुड रिजल्ट्स। तो जो लोकल पुलिस ऑफिसर है, ये वो आदमी, वो पुलिस ऑफिसर वो हालात में भी नेत्रदान का परमिशन दे सकता है। तो यदि ऐसी कुछ घटना हो गई तो आप उससे आग्रह धर सकते हैं, उससे आग्रह कर सकते हैं कि आप जरूर परमिशन दीजिएगा करके। और बहुत सी केसेस में वो मिलता भी है। तो ये इतना आसान है, इसीलिए नज़दीकी आई बैंक के फ़ोन नंबर्स वो अपने डायरी में नोट करके रखना
बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने मेरा हिंदी में एक जानकारी पत्र भेजा है, वो यदि आप सब लोगों को भेजेंगे तो उसमें ठाणा के ही नहीं, मुंबई पुणे के भी ये आई बैंक के नंबर्स मैंने दिए हुए हैं, और बाद में मैं शेयर करने की भी कोशिश करूँगा। तो अभी इतना ही बताता हूँ कि लोकल लेवल लेवल में आप किधर भी भारत में रहते हैं, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आज हाथ में वो बड़ा हथियार है। तो नेट के कारण ही हम अभी इतना व्याख्यान का भी आयोजन कर पा रहे हैं। तो नेट में भी लोकल आई बैंक इन ठाणे, आई बैंक इन मुंबई, आई बैंक इन महाराष्ट्र, आई बैंक इन कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब सर्च दे के भी लोकल आई बैंक का फोन नंबर्स, एड्रेसेस ये हमें मिल सकता है। तो भले अपना नेत्रदान हो पाए ना हो पाए बोल नहीं सकते, कि अपनी जिंदगी में बाय बैड लक किसी रिश्तेदार की मौत हो गई, किसी पहचान वाले की मौत हो गई या किसी बिल्डिंग में, सोसाइटी में पहचान नहीं रहती है, फिर भी बिना पहचान वाले व्यक्ति को भी आप अनुरोध कर सकते हैं कि भाई आप नेत्रदान करे तो दो अंधों को दृष्टि मिल सकती है। तो ये आप ऐसा अनुरोध करेंगे तो भी अपने जिंदगी में ऐसे 4 नेत्रदान आपने किए तो भी बहुत ये बेहतर हो सकता है। तो अभी ये नेत्रदान लेने के लिए वो डॉक्टर्स या उनके टेक्नीशियन घर में आके आके लेके जाते हैं, वो उसका आगे क्या होता है ये भी आपके मन में ये विचार आया होगा। तो अलग अलग प्रकार की आई बैंक्स रहती है, कोई किसी जगह में खाली कलेक्शन सेंटर रहते हैं, किसी आई बैंक में प्रोसेसिंग सेंटर भी रहते हैं। तो वो प्रोसेसिंग सेंटर में आके जाती है, और वो वेटिंग लिस्ट के अनुसार वो आके आगे भेजी जाती है, दी जाती है। तो इसके लिए पहले 48 घंटों का एक बंधन था, 48 घंटों में आके बिठाना, उसका ग्राफ्टिंग करना आवश्यक होता था। बल्कि आजकल एक एमके मीडियम करके जैसे मीडियम्स आ गए, द्रावण है, उसके कारण वो जो आंखें है, आंखें मतलब कॉर्नियाज है, वो 4-5 दिन तक भी काम में लाई जा सकती है। वो एक इटालियन मीडियम भी आ चुका है, उससे वो थोड़ा और महंगा रहता है। तो वो 12-13 दिनों तक वो आंखें, मतलब वो कॉर्निया ठीक ठाक, आंखें वो कॉर्निया ठीक ठाक रहती है। वो ग्राफ्टिंग करना, वो उसको आवश्यक ग्राफ्टिंग करना मुमकिन होता है। तो बल्कि हमारी समस्या इसे, जैसे पहले मैंने जो आंकड़े आपको बताए, स्टैटिस्टिक्स बताया, अपनी जरूर है इतनी बहुत बढ़िया है, और देने वाले नाखून जितने नहीं। तो इसीलिए वो आंखों का वो कॉर्नियस का प्रिजर्वेशन, ये हमारी तो समस्या ही नहीं है। वो बहुत सी आई बैंक है, अभी फॉर एग्जांपल जे हॉस्पिटल की आई बैंक है, वो क्या करते हैं उधर वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं रहते हैं। जिसको आंखों की जरूरत है कॉर्नियल ग्राफ्टिंग की, उसको वो लोग एडमिट करके रखते हैं बुला के। ऐसा ऐसा नहीं कि सबको एडमिट करके रखते हैं, ये 4-4 लोगों को बुलाते हो। तो उसके नसीब के अनुसार किसी को कुछ घंटों में आँख मिल सकती है, किसी को दिन, किसी को कुछ सप्ताह जा सकते हैं। तो ये आखिर वो हुआ, हर आदमी को हम बोल नहीं सकते वो कब उसको आके मिल जाए। कोई जिंदगी भर भी तड़पते रह सकता है। अभी भारत ये इतना बड़ा देश है, बहुत से देहातों में आज भी लोगों को मालूम भी नहीं है कि कॉर्नियल ग्राफ्टिंग से दृष्टि प्राप्त हो सकती है। भी बहुत से देहातों में, कुछ भारत के कुछ अलग अलग भागों में, वो आदमी वो अंधा है, इसका ये तो भगवान की देन है, या वो उसका नसीब है
करके वो पूरी की पूरी तरह से वो दुर्लक्षित आदमी हो जाता है। किसी घर में पड़ा हुआ रहता है एक बाजू में कोने में, अभी उसके वो बच्चा है तो उसका भविष्य और भी अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए वो ऐसा कुछ अंध दृष्टिहीन व्यक्ति दिखाई दिए तो उसके लिए क्या 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 कर सकते हैं, इसका भी जरूर विचार किया जाए। वो बहुत से अभी क्लब्स है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब्स है वगैरह, वो अंधों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। अभी लायंस क्लब जैसा क्लब है, उनका साइट फर्स्ट करके वो 19 मेरे ख्याल से 82 83 से प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत से लायंस क्लब, आई बैंक चला रहे हैं। उसमें मैं कहूँगा गुजराती, मरवाड़ी, जैन लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है। तो बहुत सी आई बैंक चलाने में, या कुछ ट्रस्ट है जो आई बैंक चलाते हैं, अंधों के लिए काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और गुजरात जैसा राज्य है, वो बहुत साल तक नंबर 1 था आई डोनेशन में। पूरे भारत में भी जो नेत्रदान होता था, करीबन 50% गुजरात से होता था। आज भी करीबन उतना होता है। तो कभी तमिलनाडु का नंबर आगे होता है, कभी आंध्र प्रदेश का होता है। ये महाराष्ट्र है, वो हमेशा तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान में रहा है। तो अभी कौन सा स्टेट किधर है, ये हम ज्यादा बात करने से, हम अपना पूरा देश नेत्रदान के क्षेत्र में आगे कैसा है, इसका हम जरूर विचार करना चाहिए। और श्रीलंका जैसा देश आगे क्यों है, इसका भी विचार करना चाहिए, ये मेरी धारणा है। भी श्रीलंका में आज जो भारत में स्थिति है, ऐसी स्थिति 60 साल पहले थी। बल्कि उधर डॉक्टर हडसन सिल्वा करके जो हो चुके, आज वो नहीं रहे, करीबन 10 साल पहले वो गुजर गए। बल्कि वो जब मेडिकल स्टूडेंट थे, उस समय से उन्होंने नेत्रदान का प्रचार प्रसार श्रीलंका में चालू किया। और उसकी परिणति ये हो गई कि श्रीलंका दुनिया का सबसे बड़ा आँख का सप्लायर हो गया। सप्लायर मतलब, ये सप्लायर कहना ये अच्छा शब्द शब्द प्रयोग नहीं है कि वो उनके देश में उनके नागरिकों ने दान की हुई आंखें, उसका प्रोसेसिंग करते, अच्छी आंखें बेचते। वो आंखें वो निकाली और भेजी गई ऐसा नहीं होता है। वो वेल मीन्स क्वालिटी आईज विच आर रेडी टू ग्राफ, इससे कॉर्नियाज वो भेजते हैं। और ये क्यों हो पाता है उधर? क्योंकि उधर का बुद्धिस्ट समाज, उधर का जो बुद्ध, उधर श्रीलंका में कुछ ये नहीं है, क्या कुछ कंपल्सन नहीं है। लोग बहुत से सोचते हैं इधर के लोगों के, कुछ आई स्पेशलिस्ट की जो फेमस है बहुत, उनकी भी एक गलत फहमी है कि श्रीलंका में कंपल्सन है। बल्कि श्रीलंका में कंपल्सन नहीं है। मैं वो कोलंबो की इंटरनेशनल आई बैंक में मेरी पर्सनल विजिट दे के आया हूँ। बाय द वे, श्रीलंकन हाई कमिश्नर, उनसे भी बात मेरी मुंबई में हुई है। तो उनसे भी मुझे पता चला है कि उधर कंपल्सन नहीं है। तो उधर का जो बुद्धिस्ट समाज है, वो ऑलमोस्ट 100% नेत्रदान करता है। अभी ये बताने के बाद भारत में लोग क्या कहते हैं, इधर भी बहुत बुद्ध धर्मी है, वो कर सकते हैं। भी वो कर सकते हैं, वो जाने दीजिए। बल्कि मैं ये अनुरोध करूंगा कि हम श्रीलंका के बुद्ध धर्मियों का आदर्श, हम खाली के भारत के बुद्ध धर्मीय लोगों ने ही नहीं, सब धर्मीय लोगों ने लेना बहुत ही आवश्यक है। ये यदि सब धर्मीय ये विचार करेंगे तो भारत वो दुनिया का भी सप्लाई, दुनिया को आके बेच सकता है, इतनी हमारी क्षमता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। अभी जैसा कि स्पेस फील्ड है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, एग्रीकल्चर है, यह अलग अलग क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। या किधर
आत्मनिर्भर होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी आत्मनिर्भर ये सब शब्द प्रयोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं, इसलिए वो आत्मनिर्भर शब्द प्रयोग लोगों तक थोड़ा बहुत पहुंचा है। कि यह तो मैं 40 साल से कहते आ रहा हूँ कि ये नेत्रदान जैसा क्षेत्र है, ये बहुत साधारण क्षेत्र है, बहुत कुछ करना नहीं है, फिर भी हम कुछ करते नहीं है। तो आत्मनिर्भर होने की जरूर आप कोशिश कीजिएगा, ये मेरी धारणा है। अभी भारत ये किसी की मौत हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, वो आदमी के शरीर पर जो गहने हैं वो बड़ी वो बिना भूल के उतारे जाते हैं, निकाले जाते हैं। बल्कि आँख है, त्वचा है, ये तो बहुत बड़े अमूल्य गहने हैं। तो ये तो एक तो जलाए जाते हैं या दफनाए जाते हैं, उसका भी थोड़ा जरूर ख्याल रखना आवश्यक है, ये मेरी धारणा है। तो ये वो मृतक के शरीर पर जो गहने नहीं निकाले तो भी चलेगा, बल्कि आँख और त्वचा जैसे गहने हैं वो जलाने से, दफनाने से, उसका यदि दान किया जाए तो किसी को दृष्टि मिल सकती है, किसी की जान भी बच सकती है। तो ये जरूर आप ख्याल करना चाहिए। आज का जमाना रिसाइकल, रीयूज, पुनर्वापर का है। तो ये जो चीज़ें हम गाड़ देते हैं जमीन में या जलाते हैं, उस तो वो न करके यदि उसका रीयूज किया, पुनर्वापर किया, उसका रिसाइकलिंग किया, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये तो मैं कहूँगा, ये जाते हो सकता है पूरे अपने जीवन में हम समाज के लिए कुछ शायद कर ना पाए, बल्कि जाते जाते तो कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए न कुछ पैसा देना पड़ता है, न कुछ अभी नेत्रदान और त्वचादान का विचार किया तो वो घर में आके नेत्र लेते हैं या आके लेते हैं, उसके लिए कुछ खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये बिना खर्चे का काम, बिना खर्चे का पुण्य, ये हम क्यों न प्राप्त करें, ये क्यों न करें। ये ये विचार आपके मन में जरूर आ जाए, ये, और आप वो दिशा में भी आप जरूर कोशिश करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अभी त्वचा दान के बारे में कहना है तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि त्वचा दान भी हो सकता है। वो बड़े बड़े अचरज से लोग, क्या त्वचा दान भी होता है, ऐसे लोग पूछते हैं। नेत्रदान थोड़ा बहुत लोगों को मालूम हो चुका है। तो त्वचा दान जो 50-60% के ऊपर जो आदमी जल चुके हैं, तो हवा से संसर्ग होके, कंटेमिनेशन होके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि 2-3 आदमियों की त्वचा मिल गई तो एक आदमी की जान बच सकती है। यह त्वचा दान और उसमें और एक लोगों की गलत फहमी रहती है कि त्वचा दान मतलब वो पूरी शरीर की त्वचा क्या निकाल ली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी फ्लैट सरफेसेस है, तो ये थोड़ा भाग है, पीठ का भाग है, ये पाँव का थोड़ा भाग है, तो ये भागों की जो फ्लैट सरफेसेस है उधर की त्वचा ही निकाली जाती है, उसका मेश किया जाता है, उसको होल मार के। तो मेश मतलब जाली, तो वो उसको मेश करने के बाद वो थोड़ा स्प्रेड हो सकते है, वो एरिया बढ़ सकता है उसका, और वो ग्राफ्टिंग किया जाए तो आदमी बड़े तादाद पे जले हुए लोग या इंजरीज, वो उसमें भी ये त्वचा काम में आ सकती है। आदमी जल्दी वो हील हो सकता है, जल्दी वो ठीक ठाक हो सकता है, और वो जल्दी ठीक ठाक होने से हॉस्पिटल का खर्चा भी थोड़ा बच सकता है। बल्कि त्वचा दान का विचार किया तो और एक शर्म की बात इसमें यह है
कि आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे मुंबई में एक ही स्किन बैंक है। बाय द वे करीबन 22 साल पहले डॉक्टर माधुरी गोरे करके डॉक्टर ने सायन हॉस्पिटल मुंबई में, तो वो सायन हॉस्पिटल में पूरे भारत की पहली आई बैंक, सॉरी स्किन बैंक, वो करीबन 22-23 साल पहले उन्होंने चालू की। बाद में एक डॉक्टर केशवानी करके है, उन्होंने एक स्किन बैंक न्यू बॉम्बे में आयरोली में शुरू की है करीबन 10 साल पहले। वो एक उसके उसमें रोटरी क्लब का सहभाग रहा है। तो ये दो स्किन बैंक ही, ये मुंबई और न्यू बॉम्बे में, और एक पुणे में एक है, एक नासिक में है, एक नागपुर में चालू हुई थी वो बंद पड़ी है, कोल्हापुर में एक आई बैंक सॉरी स्किन बैंक चालू हुई है। तो ये और पूरे भारत का विचार किया तो मेरे ख्याल से 15 या 20 से ज़्यादा स्किन बैंक पूरे भारत में है ही नहीं। तो ये उसके लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर भी जो बड़े बड़े अस्पताल इतने हैं भारत में है, तो ये स्किन बैंक चालू करने में भी जो क्लब्स है, रोटरी क्लब्स है, लायंस क्लब है, जायंट्स है, अलग अलग ट्रस्ट है, वो उन्होंने भी जरूर विचार करना चाहिए। अभी अंगदान का विचार किया तो मतलब ये ऑर्गन डोनेशन, अभी ऑर्गन डोनेशन का थोड़ा प्रचार बहुत कुछ हो चुका है, प्रचार हो चुका है मतलब लोगों को थोड़ी जानकारी, ये ऑर्गन डोनेशन कुछ रहता है ये लोगों को मालूम हो चुका है, क्योंकि पेपर में न्यूज़ आती है। वो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर निर्माण किया एयरपोर्ट से मुंबई के 20 मिनट में, मुलुंड के फोर्टिस हॉस्पिटल में किसी का हृदय आ गया वगैरह। तो इसके कारण ये कुछ है करके लोगों को थोड़ा वो अजब सा लग के मालूम हो चुके हैं। बल्कि बात ऐसी है कि नॉर्मल मृत्यु में खाली नेत्र और त्वचा दान हो सकते हैं, और जब ब्रेन, अभी ये जो अंगदान है वो खाली ब्रेन डेड केस में हो सकता है। मतलब वो आदमी का मस्तिष्क है, जो ब्रेन है वो काम नहीं कर पाता है, और बल्कि सपोर्ट सिस्टम में वेंटिलेटर पर रखे वगैरह, वो जो आदमी है उसका हार्ट है, उसका फंक्शनिंग चालू रखा जाता है, इसलिए वो आदमी का फंक्शनिंग चालू रहता है। बल्कि ब्रेन डेड होने के कारण उसका ब्रेन, मस्तिष्क बिल्कुल काम न करने के कारण उसको कुछ संवेदना नहीं रहती, उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, होता है कि क्या चल रहा है, मैं किधर हूँ, मेरे सामने कौन है, क्या चल, उसको पता नहीं चलता है। वो एक जिंदा मुर्दा के माफी वो आदमी रहता है। तो ये ऐसी हालत में वो सपोर्ट सिस्टम में जब वो ब्रेन आदमी है, 1-2 दिन में यदि उसके रिश्तेदारों ने यदि परमिशन दी, तो उस आदमी का मीन्स उसके अलग अलग नेत्र और त्वचा ये तो काम आते ही है, उसके अलावा हार्ट, लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज, किडनी, ईयर ड्रम्स, ऐसे अलग अलग 8-9 ऑर्गन्स ये काम में आ सकते हैं। उससे 3-4 आदमियों की जान बच सकती है। तो बल्कि ये जो ऑर्गन डोनेशन है ये उतना अपने हाथ में नहीं है जितना नॉर्मल डेथ के बारे में हम नेत्र, त्वचा और देहदान कर सकते हैं। अभी ये जो ब्रेन डेड केसेस है, ये टोटल डेथ्स में खाली 4 या 5% ही ये ब्रेन डेड केसेस होती है, इसलिए ये उतना हमारे हाथ में नहीं है जितना पहले मैंने बताया। बाकी दान हाथ में है, देहदान तो जरूर। तो ऐसा यदि ब्रेन डेड केस किसी के घर में हो तो जरूर उसका यदि उसकी परमिशन दी गई तो हम 4-5 आदमियों की जान बचा सकते हैं। और भारत का विचार किया पूरे तो करीबन 4.5-5 लाख ऑर्गन्स की आज जरूर है।
बल्कि उनको कितने ऑर्गन मिल पाते हैं, 500-600 के ऊपर नहीं। तो बाकी लोग क्या करेंगे, वो तड़प तड़प के मरेंगे और कुछ नहीं। तो ये ऑर्गन डोनेशन का भी किसी, यदि ब्रेन डेड केस किसी के घर में हो गई या आसपास हो गई, तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो ये हाल अभी इसमें मैंने देखा है कि अभी किडनी किडनी डोनेशन फॉर एग्जांपल, मैं बीआरसी में कार्यरत था। मेरे डिवीजन में एक आदमी एक आदमी की बहन को जरूरत थी किडनी की। तो मैंने उसको क्या बताया, मैं किधर कांटेक्ट करना है वगैरह बता दिए। उसके लिए जेटीसीसी करके, जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमिटी, वो सायन हॉस्पिटल में है। और एक रोटो करके रीजन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट कमिटी, वो केएम हॉस्पिटल में उनका ऑफिस है, न्यू बिल्डिंग में 7वें माले पे। तो मैं उसको सुझाव दिया है कि भाई, वो तुम्हारी माँ है, वो 65 साल की है, वो किडनी डोनेशन का विचार कर सकती है। अभी वो किडनी मैच होएगी नहीं होएगी वो आगे की बात है, बल्कि वो भी 65 साल की औरत, वो अपने लड़की के लिए किडनी दान करने की उसकी इच्छा नहीं थी, वो तैयार नहीं थी। तो ऐसा बहुत होता है कि अपने रिश्ते, अपने खुद के ब्लड रिलेशन में ब्लड रिलेटिव भी, अपने खुद के रिलेटिव भी आगे नहीं आते, वो दूसरों से कुछ मिले ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो मैं उसको उदाहरण भी दिया और लोगों को भी देता हूँ। डॉक्टर लान है तो सबको मालूम है, उसकी माताजी ने उनको एक किडनी दी है। और वो पिछले 25 साल से वो माताजी ने दी हुई किडनी पर वो जिंदा है और अच्छी तरह से कार्य भी कर रहे हैं। और वो उनकी माँ भी जिंदा है। बहुत लोगों को गलतफहमी ये रहती है कि हम किडनी एक निकाल के देने से वो एक किडनी पे क्या होएगा, हम मर गए तो ऐसा कुछ ये खतरा ध्यान में लेने की जरूर नहीं है, या गलतफहमी होने की जरूर नहीं है। तो इसीलिए कम से कम क्लोज रिलेटिव है, उन्होंने भी आगे आना चाहिए। अभी क्लोज रिलेटिव न होने के बावजूद भी किसी का फ्रेंड आगे आता है, किसी का पड़ोसी आगे आता है, ऐसे भी उदाहरण बहुत है। तो अभी रक्तदान का भी विचार किया है। अभी मैंने भी मेरे 60 साल की उम्र तक मैंने 36 बार रक्तदान किया। अभी मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 100 बार रक्तदान किए हुए लोग भी सैकड़ों है। भारत का विचार किया तो हजारों भी हो सकते हैं। बल्कि रक्तदान करने की क्षमता होने के बावजूद भी न करने वाले भी लाखों लोग ये भारत में। मैं बीआरसी में था, कुछ किसी की नोटिस लगी किसी को, तो मैंने ये ब्लड डोनेट करता था। फिर लोग या आगाशे वो ऐसे आते थे मेरे पास, आगाशे एक बोतल वो खून चाहिए करके, जैसा कि फ्रिज से एक कोका कोला की बोतल निकाल के देने। तो ऐसे मैं उनको पूछता था आखिर बाद में, तुम भी सक्षम हो, तुम भी कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं आगे आते? आप खुद की पत्नी है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, तो फिर भी खुद रक्तदान करने का नहीं, दूसरों से लेने का ये धारणा है, ये बहुत गलत है, अच्छी नहीं है। फिर रक्तदान का भी विचार किया तो लोगों को लगता है रक्त क्या बहुत मिलता है, एक किधर किधर अपील होने से फिरने से बहुत से लिस्ट होती है रक्तदाताओं की। बल्कि फिर भी रक्तदान जितना आवश्यक है उतना भारत में मिलता नहीं है, बहुत से शहरों में मिलता नहीं है। देहातों का तो छोड़ दो, तो उसमें भी रक्तदाताओं की भी कमी है, रक्त की कमी है। जब आवश्यक हो तो आवश्यक उतना रक्तदान मिलता नहीं है। तो जो आदमी रक्तदान कर सकते हैं वो उन्होंने भी जरूर करना चाहिए, ये मैं अनुरोध करूंगा। देहदान के बारे में बोलना है तो देहदान के लिए भी आ, पहले फार्म भरा हुआ होना, ये कानूनी तौर से
बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बल्कि ठाणा का विचार किया। ठाणा में कड़वा हॉस्पिटल है, वो ठाणा म्यूनसिपालिटी चलाती है। उन्होंने उनकी पॉलिसी के अनुसार उन्होंने ये तय किया है, यदि फॉर्म भरा हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो तुरंत ही वो बॉडी लेते हैं। यदि तुरंत ही लेते हैं मतलब रात को किसी की मौत हो गई तो वो बॉडी लेते हैं, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के लिए दूसरे दिन रिश्तेदारों को उधर जाना पड़ता है। तो यदि पहले फॉर्म नहीं भरा है तो उनके एफिडेविट के अनुसार, उन्हें उनके ड्राफ्ट के अनुसार रिश्तेदारों को, मृतक के रिश्तेदारों को एक एफिडेविट तैयार करना पड़ता है। उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा जा सकता है नोटराइजेशन में वगैरह। तो वो उनकी तकलीफ बचाने के लिए थाना में जो लोग रहते हैं, कम से कम उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया तो बेहतर है, ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी देहदान के बारे में भी वो एक्चुअली इधर पूरे फॉर्म में वो डेथ सर्टिफिकेट होना ये आवश्यक है। त्वचा दान में भी डेथ सर्टिफिकेट है तो ही त्वचा दान हो पाता है। तो देहदान के बारे में समझो बेड सोर हो या फुल बॉडी कंटामिनेशन हो चुका हो तो वो बॉडी काम में नहीं आती है। भाई 90 किलो के ऊपर भी है तो भी देहदान हो पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिन करके इंजेक्ट करते हैं। तो बल्कि बॉडी है तो वो फॉर्मेलिन सब पार्ट्स तक पूरी बॉडी में पहुंचता नहीं है। दूसरी बात है वो हैंडलिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, किसी मेडिकल कॉलेज ने इनकार किया तो अभी थाना का विचार किया तो उनको छोटा मेडिकल कॉलेज है, उनको 6-7 बॉडीज काफ़ी होती है, तो उनको 15-16 तक भी मिलती है, नहीं ऐसी बात नहीं। तो अभी जैसा मैंने अभी जो अलग अलग कोनों कोनों महाराष्ट्र का विचार किया है, तो किसी एक बाजू में कुछ मेडिकल कॉलेज कोई लोग निकालते हैं, उधर बॉडीज की कमी हो सकती है। बल्कि वो ऐसे जिधर बॉडी ज़्यादा मिलती है वो अच्छे पैक करके उनको भेजी जाती है। तो ये देहदान देहदान के बारे में लोगों की एक गलत फहमी एक और रहती है। गलत फहमी मतलब वो किसी का क्लोज रिलेटिव है, वो अमेरिका में है या दिल्ली में है, कलकत्ता में है, उसको आने में देर हो सकती है, तो वो बॉडी वो लेके रखते हैं। और यदि अंत्य दर्शन ऐसा लेना है किसी को तो वो एक ही बार, दूसरे दिन तीसरे दिन एक ही बार वो निकाल के 15-20 मिनट के लिए वो दिखा सकते हैं। और बहुत लोगों का एक विचार मन में ये रहता है, वो देहदान करने के बाद वो कुछ अंत्य संस्कार नहीं कर पाओगे वगैरह। आखिर ये ऐसा है ना, ये सब मानव ने निर्माण की हुई बातें हैं। कुछ समस्या है तो उसके ऊपर चारा भी कोई ना कोई निकालते हैं। अभी पुणे में एक संस्था है ज्ञान प्रबोधिनी करके, तो उन्होंने इसके ऊपर चारा है उनके पास। वो उनकी 2 औरतें हैं, वो डोंबिवली में रहती है, वो खाली 1500 रुपया लेके अंत्य संस्कार करती है। वो कैसा क्या करती है मुझे मालूम नहीं, बल्कि लोगों के मन को शांति मिलती है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो आखिर ऐसा है, ये बहुत से गलत फहमियाँ है, अंधश्रद्धा इसमें बहुत है। अभी नेत्रदान का विचार किया है तो लोग सोचते हैं कि अभी हमने दान किया तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे तो क्या हो। तो ऐसा कुछ ये गलतफहमी मन में रखने का जरूर नहीं है। वो नेत्रदान करने से हमें मोक्ष मिलेगा क्या, अभी मोक्ष कब मिलता है, कब मिलता है मतलब ऐसा कहा जाता है कि आप पुण्य कर्म करेंगे तो मोक्ष मिलता है। अभी एक आदमी की नेत्रदान से 2 अंधों को यदि दृष्टि आप दे सकते हैं
एक आदमी की एक आंख एक अंधा 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 आदमी को बिठाई जाती है, वो दोनों एक अंधों को, दोनों आंखें एक अंधों को नहीं बिठाई जाती। तो यदि दो अंधों को दृष्टि देने का पुण्य कर्म आपने किया, तो यदि मोक्ष करके कुछ मिलता हो तो 101% मिलेगा, ऐसा कहना चाहिए। अभी एक और थोड़ी आपको अजीब लगेगा, कुछ अंधा लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं, तो आपको अजीब लगेगा। तो पहले मैंने जो आपको दिखाया था, ऐसे अंधा लोग हैं, आपको किसी को समझ में आया होगा कौन से अंधा नेत्रदान मतलब ये कॉर्निया का दान कर सकते हैं। ऐसे अंधा लोग मैं बता देता हूँ, जिनका ये कॉर्निया अच्छा है, बल्कि ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व है या रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह के कारण, तो उसके कारण यदि जो अंधा है उसके ऊपर कुछ चारा नहीं है, बल्कि कॉर्निया अच्छा है। ऐसे लोग जब गुजरते हैं तब वो भी ये कॉर्निया का दान होके वो अंधा आदमी भी दूसरे दो अंधों को दृष्टि दे सकता है। तो ऐसा ये नेत्रदान है, बहुत आसान है। तो हम जरूर आत्मनिर्भर बने, ऐसा मैं आपको अनुरोध करूँगा। और जितना भी पहले आपने जो बताया, जो सहयोग आप देना चाहते हैं, आप सहयोग देना चाहते हैं तो स्वागत है। ये हमारे ब्रोशर्स है, उसका प्रिंटिंग है वगैरह वगैरह, वो आप जरूर विचार कर सकते हैं। वो निजी बातें करके हम कैसा क्या सहयोग आप दे सकते हैं, ये इसका विचार हो सकता है। तो मैं जैसा ये स्लाइड अभी दिखाया है, तो मैं इतना ही कहूँगा, जाते जाते भलाई नेत्रदान करो भाई, नेत्रदान करो भाई। तो फिर एक बार मैं ये जी कनेक्ट के आयोजकों को धन्यवाद मैं दूंगा कि नेत्रदान जैसे दुर्लक्षित विषय पर मुझे आपने जो संधि दी लोगों तक जानकारी पहुंचाने की। ये मेरा अभी फ़ोन नंबर आपको स्लाइड सामने दिखाई दे रही है, तो कभी भी अभी आप कुछ शंका हो कुशंका हो पूछ सकते हैं, बल्कि बाद में भी अभी आपको कुछ शंका कुशंका आज मन में नहीं आ जाए, या कुछ आप संकोच किसी को हो सकता है, तो बाद में कभी भी आप मुझे फ़ोन करके कभी भी शंका पूछ सकते हैं। ये नेत्रदान में यदि कुछ मुश्किल पैदा हो तो भले रात का 1 बजा हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, आप मुझे ज़रूर डिस्टर्ब कर सकते हो। तो ये जो मेरा व्याख्यान है आपको ठीक लगा, अच्छा लगा और चंद लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा यदि आपके मन में विचार आया, तो आप अलग दूसरी संस्थाओं को ये ऑनलाइन व्याख्यान का भी सुझाव दे सकते हैं। ये मेरा 7वां व्याख्यान है आज, जो मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ पिछले 1 साल में। और बाकी आपकी सोसाइटीज़ में वगैरह कोरोना के बाद डायरेक्ट व्याख्यान भी हो सकते हैं, ये भी आप विचार जरूर कीजिएगा। तो जाते जाते फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद अदा करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच, इट वाज सो वंडरफुल। और इतनी इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग पूरा ध्यान में नहीं रख पाते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से हमको बताई। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और कुछ प्रश्न हैं जो लोगों के हैं, जो चैट बॉक्स में जो हैं, तो उसको मैं जरा थोड़ा आपके वैसे पुष्पा जी ने जवाब कुछ एक दिए हुए हैं, बट अगर किसी और को और कुछ प्रश्न पूछने हाँ, हैं वो तो पुष्पा मेरी पत्नी हाँ, है। अच्छा अच्छा, पुष्पा ओके ओके वैसे मेरी ओके, पत्नी है। जी जी जी। हाँ। तो अब एक तो सबसे पहला प्रश्न था की नेत्रदानसाठी वय काय असावे, कितने टाइम, कौन सी वय के हाँ, इंसान नेत्रदान कर सकते हैं? ना अच्छा अच्छा सवाल अच्छा है। हाँ ये जब प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो व्याख्यान के समय कुछ 1-2 पॉइंट निकल जाते हैं, तो उसका भी वो कवर हो जाते हैं इसमें। इसके लिए आयु की कुछ बंधन नहीं है।
साधारणतः एक साल से लेके ऐसा तो 1 साल के नीचे कुछ महीनों का कॉर्निया भी बिठाया जा सकता है, ग्राफ्टिंग किया जा सकता है, या कुछ दिनों का भी काम में लाया गया है। बल्कि इन जनरल हम कह सकते हैं 1 साल के आगे या 100 साल तक भी वो कॉर्निया का उपयोग हो सकता है। जनरली विचार किया जाए तो 80 साल के आगे वो आँख की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है कि वो ग्राफ्टिंग के लायक हो। बल्कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल खराब ही हो, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। वो 100 साल के उम्र वाली व्यक्ति के कॉर्निया का भी कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के लिए उपयोग हो चुका है। ऐसे भी एक्सेप्शनल उदाहरण है। अभी दूसरी बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है 40-45 साल के आदमी की आंखें भी उतनी अच्छी नहीं होती है जो 82-85 साल के आदमी की हो। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात है 80 साल के आगे वाले, समझो वो आंखें कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के लिए काम में लाना हो सकता है वो मुश्किल हो, बल्कि एक थेरापेटिक यूज होता है। कभी कभी किसी कारण, ये एक्सीडेंट हो या किसी कुछ कारण से वो कॉर्निया जो है वो डिसॉल्व होता है, या कुछ इन्फेक्शन के कारण वगैरह वो निकालना आवश्यक रहता है। तो ऐसे हालात में वो जो आई बॉल है, ये ये पूरा है आई बॉल है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए इधर ये कॉर्निया होना ये आवश्यक है। तो थेरापेटिक यूज मतलब ये यूज ऐसा होता है कि ऐसा जो पहले मैंने बताया 80 साल के आगे या कम भी हो सकता है, वो ग्राफ्टिंग के लिए वो कॉर्निया काम में लाना मुश्किल हो सकता है। बल्कि वो ऐसी हालत में टू प्रोटेक्ट द आईबॉल या आईबॉल के प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसे अधिक उम्र वाले आदमी का कॉर्निया बिठा सकते हैं। तो जब आँख स्टेबलाइज हो, ये आँख ठीक ठाक होता है, स्टेबल होता है, तो उसके बाद वो ऐसा टेम्पररीली जो कॉर्निया बिठाया है वो निकाल के अच्छा कॉर्निया भी बिठाया जा सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ आई बैंक्स है 80 साल के ऊपर वो सीधा ना बोलती है। ये भी ये गलत धारणा है, क्योंकि जैसा पहले बताया 80 साल के ऊपर वाले कॉर्निया भी काम में ला जा काम में ला लाए जा सकते हैं। तो और एक बात ऐसी है कि बहुत से सोसाइटीज है जिधर लोगों ने कभी ये देखा ही नहीं है कि किसी का नेत्रदान हो पाता है, बल्कि ऐसे आदमी का नेत्रदान समझो हो गया है, आँख ग्राफ्टिंग के लिए काम में नहीं लाई गई, फिर भी नेत्रदान हो पाता है, ये कुछ 100, 150, 400 लोगों तक मालूम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी माँ की 1.5 साल पहले मौत हो गई बोरीवली में। वो 400 लोगों की सोसाइटी है, तो मुझे मालूम था ये आई बैंक ये उसकी आके काम में तो आएगी नहीं। उसकी आयु थी 87 ईयर्स। तो फिर भी लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आई बैंक को कॉल दिया। लोकल आई बैंक वो उधर गए नहीं। ये मेरे पहचान के कारण भांडुप वाली आई बैंक है, शकुन देवी मेहता आई बैंक है, वो उनका जो टेक्नीशियन है बड़ा सैल्यूट करने लायक आदमी है। तो वो 26 जुलाई जो 10 साल पहले 12 साल पहले बाढ़ आई थी मुंबई में बड़ी बारिश के कारण, उसमें वो सीने तक किधर पानी भरा हुआ था, वो हालात में वो वाकोला में जाके आके लेके आया था। तो वो आदमी भांडुप से बोरीवली तक आया, मेरी माँ की आंखें लेके गया। उसका त्वचादान भी हमने किया। वो त्वचादान के लिए ये ऐरोली से वो उनके डॉक्टर बोरीवली तक गए, त्वचादान भी हो गए। तो मैं बताने जा रहा था कि यह ऐसा उदाहरण
लोगों के सामने रखने के लिए भी, ये भले आयु अधिक हो, आँख ग्राफ्टिंग लायक ना हो, फिर भी नेत्रदान जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दूसरा है कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और एक और क्वेश्चन है कि डायबिटिक पर्सन भी ब्लड डोनेट कर सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ब्लड डोनेशन के लिए ये काम का नहीं है, दोनों चीजें। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक दोनों ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ओके, आई एज बैंक पर थाना विभाग की आई बैंक के अगर नंबर मिल सके तो शेयर करने के हाँ, लिए किसी ने रिक्वेस्ट की है। नहीं नहीं, बराबर है ये। आप स्लाइड दिखा सकते हैं क्या मिस्टर संगानी? आपको भेजे है मैंने स्लाइड, कैन यू डिस्प्ले? We will share the number in the group. व्याख्यान के पहले है। हाँ ठीक है, वी विल लेटर ऑन वी कैन डू इट। हाँ, Yeah, या we यू can कैन share that numbers in the group. Actually, I have got one question. Hello, can you hear me? हाँ, या दिनेश भाई, यू आर ऑडिबल, यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल, प्लीज। दो अलग अलग, एक आदमी टोटली ब्लाइंड है और वो एक ही आदमी को दो अलग अलग इंसान के आंख डोनेट हो सकते है कि नहीं, रिप्लेस हो सकते है कि नहीं? नहीं समझाने में। हाँ, आप एक आदमी है XYZ और एक की दोनों आंखें चली गई है, और वो ए आदमी और बी आदमी दो अलग अलग आदमी है, उसकी आंखें उसमें रिप्लेस हो सकती है? नहीं नहीं, एक आदमी की दो आंखें, दो कॉर्निया, चली दो गई है। अलग अलग लोगों को बिठाई जा सकती है। नहीं, दो अलग अलग, उनका मेरा आई मीन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, उनका प्रश्न ये है कि दो अलग अलग कॉर्निया लेके एक ही आदमी की आंखों में बिठाया जा सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल। विल इट बी इफेक्टिव? दो हाँ। अलग अलग आंखें लेके अगर हाँ। एक आदमी की आंख में हाँ। लगाए तो हाँ, वो या इफेक्टिव होगा? नहीं, इफेक्टिव हो सकता है, हो क्योंकि वो सकता है करते ऐसा। नहीं है। क्योंकि जैसा पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स बताया, आंकड़े बताए, उसके कारण इतनी कम आंखें मिलती है कि वो एक आदमी को एक ही टाइम दो बिठाया नहीं जा सकते। मैं बिठाते नहीं है, क्योंकि हाँ, ओके, इसलिए जो किसी को एक भी आंख नहीं है, एक मिल गया तो भी बहुत है, दो का जरूरत करेक्ट नहीं, करेक्ट, ऐसा है। या अच्छा अच्छा, ब्लड डोनेशन के लिए कितने साल तक तुम ब्लड डोनेट कर सकते हो? अभी वो पहले 55 साल का लिमिट था, वो भाई जैसा मैंने बताया ना, वो कमी है ना नेत्रदान, ये ब्लड डोनर्स की, वो 60 साल कर दिया। अभी मैं सुन रहा हूँ वो 65 साल किया है कुछ। नहीं, क्योंकि मैं 55 साल तक हर एक साल देता था ब्लड, और हाँ तो यार, फिर क्या तो पता नहीं, अभी नहीं हम ले सकते हैं, अभी नहीं नहीं करेक्ट नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल अभी रही तो है। नहीं नहीं, वो कैसे है, वो अभी मेरे ख्याल से इसके आगे तो और जाएंगे नहीं 65 के ऊपर, वो हाँ मुमकिन नहीं हाँ। रहेगा अभी। ओके थैंक ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई अच्छी रखने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली बेसिस अच्छा पे? अच्छा, ऐसे है, नहीं नहीं, हाँ, एक सवाल ये अच्छा एक ये है, सवाल है। जनरल जो प्रिकॉशंस है, अभी देखिए बच्चों को शांत करने के लिए मोबाइल हाथ में दिया जाता है। वो कुछ महीनों के बच्चे हैं, बस बच्चा खुश, बाप आई, वो माँ बेटा, माँ बाप भी खुश। तो ये बहुत गलत है। 6-7 साल तक मेरा कहना है बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए। और खुद भी वो रात के अंधेरे में मोबाइल लोग देखते रहते हैं। वो एक पूरे लाइट बंद करके 2-2 घंटा मूवी देखते रहते हैं, बिल्कुल बेकार चीज़ है। यदि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो एक क्योंकि रात को लाइट आदमी की बंद करके। मजबूरी है कंप्यूटर में काम करना। तो मैं भी 1981-82 से काम किया कंप्यूटर पे, बल्कि उस समय उतनी जानकारी न होने के बावजूद भी मैं 1 घंटा होने के बाद कुर्सी से उठता था। या अभी जनरल में इंस्ट्रक्शन दूंगा कि 1 सवा घंटा 1.5 घंटा
वो हो गया, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो उठ जाओ, कुछ बिना काम के भी 2 मिनट राउंड मार के आ जाओ, या जिधर हो सके खड़े होकर भी कंप्यूटर में काम करो। और कंप्यूटर का लेवल भी ये ठीक ठाक रखना आवश्यक है। समझो आपका हाई लेवल है, आप सामने देख रहे हो, वो कंप्यूटर है, स्क्रीन है, वो नीचे चाहिए, आपकी दृष्टि नीचे जाना चाहिए कंप्यूटर पर। ऐसा देखने का ऊपर देखने की मुसीबत नहीं आना चाहिए। तो वो एंगल इज इम्पोर्टेंट। तो बीच बीच में आप कंप्यूटर में यदि काम करते हो या टीवी भी देख रहे हो, टीवी से भी 8-9 फीट का अंतर रखना आवश्यक है। बीच बीच में ब्लिंकिंग करो, आँख खोलो बंद करो, बीच बीच में करते रहो आप। वो ऐसा समझो कुछ मूवी देख रहे हैं, क्या हो रहा है तब आप देखेंगे तो बच्चे हैं बड़े भी, बस ऐसा, बस वो मुंडी नहीं हिलाएंगे, आँख नहीं हिलाएंगे, वो ऐसा कंसंट्रेशन स्क्रीन में करना बहुत गलत है। और जैसा पहले एक मैंने आपको व्याख्यान में बताया, आप टू व्हीलर चलाते हैं तो कुछ चश्मे का इस्तेमाल करें। वो और ज़्यादा जोर से गाड़ी मत चलाइए। जरूर नहीं है आप बाइक या स्कूटर चलाते हैं 90 के स्पीड में जाए, 100, 120, वो उसका भी असर आँख पे होता है, वो खाली हवा से भी असर हो सकता है। तो ये सावधानियां लेना बहुत आवश्यक है। और आजकल ये है, कोरोना का पीरियड है, तो लोग भाप लेते हैं, वो स्टीम मशीन लाए है बहुत घर में, मेरे घर में भी है। वो कोरोना के पहले पिछले 20 साल से मेरे घर में है। वो भाप छोड़ता है, पानी रखने के बाद इलेक्ट्रिक करंट पर वो चलता है। तो उस समय या कोई लोग क्या करते हैं, वो भाप लेते समय वो टॉवेल लेके अंदर वो स्टीम में ये डालते हैं, क्या अपना सिर डाल के भाप लेते हैं स्टीम। तो वो उस समय आंखें बंद करना है बहुत आवश्यक है। वो वो हीटिंग से भी आंखों पर परिणाम हो सकता है। तो ये जरूर एक सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी मैंने व्याख्यान में बताया है कि मद्रास आए हो, आया आँख आई हो तो केमिस्ट के पास जाके कुछ भी आई ड्रॉप्स मत डालिएगा। वो 2-3 प्रकार का ये कंजंक्टिवाइटिस होता है, उसके अनुसार वो आई ड्रॉप्स की आवश्यकता रहती है, वो जिसमें स्टीरॉइड है और वो बिना कारण डाले गए तो दृष्टि जा सकती है। तो ऐसे हालात में कम से कम आप जरूर एमबीबीएस डॉक्टर के पास तो जाए, ये मेरा सुझाव रहेगा। आप पढ़ते समय भी वो व्हेन यू आर इन ए ट्रेन और सो, वो मूविंग में ऐसा पढ़ते रहना अच्छा नहीं है। या बस में भी वो उड़ते रहते हैं, ऐसे आप लोग पढ़ते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। वो पढ़ने का एंगल ठीक ठाक रहना आवश्यक है। वो बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। और 90 डिग्रीज में आप बैठ गए तो अच्छा है। अभी भी मैं जो बैठा हूँ ना, मैं कुर्सी में नहीं बैठा हूँ, मैं कॉट के एज में बैठा हूँ, सीधा बैठा हूँ। तो ये लोग वो टीवी देखते समय देखते देखते भी आराम से लेटते, वो कुर्सी में उसका 45 डिग्री एंगल में बैठ के, ये एक तो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसका वो स्पाइन पर भी परिणाम हो सकता है, आंखों के ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसे जनरल चीज़ें हैं। क्या आप स्विमिंग करते हैं तो वो प्रोटेक्टिव गॉगल यदि आप पहन सकते हैं तो जरूर पहने, पहनना उचित रहेगा। तो ऐसे अलग अलग बहुत से का ये मैंने बताए कि क्या क्या सावधानी आप बरतना आवश्यक है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, पूछो। या प्लीज प्लीज सर प्लीज।
अरे अपना हम जब छोटे थे तब लोग कहते थे, माँ कहते थे कि भाई आँख को है ना, आँख पे ठंडा पानी छिड़को सुबह सुबह। हाँ और फिर जब बड़े हुए तो कोई डॉक्टर कहा कि आप छिड़को में स्प्लैश नहीं करना है, आराम हाँ। से इसे लगाना है। अभी कौन सी सलाह अच्छी है, नहीं नहीं मेडिकली ये, क्या बोलते हैं? नहीं नहीं ये बहुत परफेक्ट है ये। एक्चुअली मैं ये बताया नहीं क्योंकि एक्चुअली कुछ कुछ भी दवा से वो मदरासा है जो है कंजंक्टिवाइटिस, या आपने जो बताया ना वो उपाय बेहतर है सबसे। वो फालतू कोई आई ड्रॉप डालने से, खाली ठंडा पानी और अच्छा अच्छा पानी जिसमें डस्ट ना हो, वो बीच बीच में मारना ये आवश्यक है। तीन तीन चार दिन में वो आँख आपकी ठीक ठाक हो सकती है। और तो उसी से लेके मैंने बताया था कि आप उंगली कभी भी आँख में मत डालिए, वो पहले मैं व्याख्यान में बताया था। वो तो भी एक धोने कैसे सावधानी है, लेना आपको आवश्यक। साफ कैसे कर देगी? हाँ आपको साफ करना है पानी से तो क्या कर देगा? नहीं 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 ये बर्तन लीजिए, उसमें आग डाल के अच्छा अच्छा, वो वो आई कप आता है ऐसा, बोले हाँ या हाँ आई कप आते हैं। वो 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 ऑप्टिक्स में कैसा आता है, है। वो हर घर में आई कप रहेगा नहीं। बड़ा हाँ बर्तन लीजिए, नहीं, दोनों आग डाल दी, वो हाँ, वो नाक में नहीं ऑप्टिक्स जाना ड्रॉप्स में चाहिए आते ऐसा हैं। भी। हाँ हाँ हाँ, हाँ आते हैं आते हैं। आता है। या थैंक ऐसा यू। ऐसा ऐसा भी मार सकते हैं पानी, अच्छा, बल्कि वो थैंक यू मारने से थैंक यू, वो आग पानी में डालना ये अच्छा है समझ या। गया, थैंक यू। वेलकम। सर एक मेरा प्रश्न था, लाइक हाँ अभी घर में एक सीनियर की मृत्यु हुई है और हम आई डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ तो तब आके उनको पता चलेगा क्या कि आई लेने लायक है, या विल दैट बी यूजफुल? मान लीजिए ये 80 82 83 इयर्स की एज है हाँ फॉर एन एग्जांपल, हाँ नेचुरल डेथ है, तो करेक्ट। वहां जाके आंख की सिचुएशन के ऊपर लास्ट मोमेंट पे कुछ डिसीजन लिया जा सकता है क्या? नहीं डिसीजन में ऐसा है, हाँ, मैं ये कहूँगा कि हम खुद ये कभी भी ना सोचे हमारी आंखें काम में आएगी नहीं आएगी, उचित है नहीं है, वो ख्याल आई बैंक करती है। खाली इतना ही है, यदि 80, जनरली 80 टू 83 तक वो लेते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। और ज़्यादा इम्प्रेस किया तो 90 तक भी लेते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। तो बात ये है कि वो जो आंखें जब आई बैंक में जाती है, वो उसका प्रोसेसिंग होता है, उनके पास अलग अलग इक्विपमेंट्स है। उसे वो काउंट की भाषा में वो उसका रिपोर्ट बनता है कि ये आंखें प्रत्यारोपण के लिए उचित है या नहीं है। यदि नहीं है तो वो क्राफ्टिंग के लिए भेजते नहीं है, वो थेरापेटिक यूज के लिए काम में लाई जाती है। और वो भी ऐसा है, उस समय वो केस हो तो ऐसा है। और खुद का खुद अपने खुद आदमी खुद तय नहीं कर सकता है कि ये बिठाने लायक है या नहीं है ये। बट जनरली ऐसा है ना, लोगों को ये तो मालूम पड़ता है आदमी, आप कैसा वो आदमी देख पाता है, या क्या तकलीफ उसको उसकी आंखें को है, आंखों को है। किसी को हमेशा पानी आता है वगैरह, उसके अलग अलग कारण रहते हैं। तो अभी एक ग्लूकोमा करके है, तो वो ग्लूकोमा है तो भी वो आंखों का दान हो सकता है, ये भी मैं बताना चाहूँ। कोई लोग सोचते हैं ये तो उसको ग्लूकोमा था तो ये काम में आएगी नहीं आके, ऐसा नहीं है। तो मेनली ओके, आई बैंक विल डिसाइड वेदर द आईज विल बी suitable for grafting or not. ठीक। यस, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? नमस्ते श्रीकांत सर। हेलो। हाँ नमस्ते श्रीकांत सर।
आपको खूब खूब वंदन, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं आप। मैं श्रीधर साहब की वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपको 1.5 घंटे से मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने। नहीं, धन्यवाद। और सेवा वगैरह कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, और मैं ये हूँ आपका। हम क्या देखिए, है, ये व्हाइट कॉलर अपनी चमड़ी बचा के जो कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपका देख के हमको भी लगा कि नहीं, लाइफ में कुछ करना चाहिए। नहीं, तो जरूर। आपसे मैं वो भी इंफॉर्मेशन लूंगी कि कुछ मुझे, हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप हमको बोलिए। नहीं, जरूर स्वागत है। वो हाँ, हम और एक, हाँ वो बोलिए। निजी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी देखो, अभी ये मेरा काम रोज तो चलता नहीं कुछ। ये मैं बराबर। व्याख्यान, ये मेरा एक मार्ग है, ये मेरे ब्रोशर्स है, वो छपवाने में आप मदद कर सकती है। या बराबर। मैं स्टॉल डाल के बैठता हूँ अलग अलग एग्जीबिशंस में। अभी ठाणा में मैं पिछले 20 साल से जो भी प्रदर्शनियाँ होती है, वो बराबर। मेरा एक मार्ग है लोगों तक पहुंचने का। तो नहीं, बहुत वो अच्छा। उधर में 1 दिन से लेके 7-8 दिन 10 दिन तक भी मैं स्टॉल डालता हूँ। ओहो। और उधर में 10 घंटा भी बैठता हूँ, मैं और मेरी पत्नी साधारणतः। हाँ, तो वो हमारी क्षमता है आज भी। नहीं नहीं, कि बहुत अभी अच्छा। 26 जनवरी को मैं डोंबिवली में एक संस्था ने एक शिविर लिया था। आई आई ये फुल बॉडी चेकअप, रक्तदान और बाकी दान। तो उधर मैं सुबह 11 बजे से लेके 8:30 बजे तक बैठा था। पिछली 26 जनवरी की बात है। तो ओहो। ये ऐसे समझो, अभी ये स्टॉल में बैठने के लिए हमारे एक 3-4 सहयोगी है, अभी वो तैयार हो गए बराबर। कि वो 2-2 घंटा आते हैं उधर बैठते हैं। तो पहली बार ही ऐसा हो गया है कि भाई 1.5 साल पहले मैं सिंगापुर गया था। तो 4 दिन का सवाल था। वो मुंबई ग्राहक पंचायत है, उनकी ग्राहक पे इधर बेडेकर हॉस्पिटल के सामने कौन सा हॉल है, वो मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ वो हाँ, में कोई है बात फिर। हाँ, तो उधर वो ग्राहक पेट भरी हुई थी। मैंने वो स्टॉल लेने के पहले ये 3 लोगों को पूछा कि भाई 4 दिन मैं मेरी पत्नी इधर नहीं हुए, तो आप ये 2-2 घंटा मैनेज करेंगे क्या? तो उस समय ये पहली बार ऐसा हुआ 20 साल में कि हमारे 3-4 सहयोगी, वो उन्होंने ड्यूटी लगवा के ली आपस में कि भाई हम 2-2 घंटा बैठेंगे क्या। तो ऐसे भी आप मदद, ये स्टॉल के लिए मदद जरूर जरूर। कर सकते हैं। या मैं कुछ थैलियाँ प्रिंट करवा के लेता हूँ कॉटन की। ओके। उसमें नेत्रदान या आई डोनेशन, नीड ऑफ डोनेशन ऐसा छपवा के उसमें मेरा फोन नंबर रहता है। या कोई ओके। स्पॉन्सर है, वो स्पॉन्सर का भी उधर मैं नाम डालता हूँ। तो अच्छा। उसके लिए भी आप आर्थिक सहयोग चाहे तो दे नहीं, सकते हैं। जरूर। हाँ, पक्का। तो उससे कैसा है, आज के जमाने में प्लास्टिक हटाने के लिए ये थैलियाँ सब्जी लाने के लिए लोग जाते हैं, तो हर समय वो पॉलीथिलीन का बैग सब्जी वालों से लेना अच्छा नहीं है। तो ये बैग हमेशा के लिए किसी के घर में वो रख सकते हैं, एक बैग 2 बैग। और उससे नेत्रदान का भी प्रचार हो सकता है, ये मेरी धारणा है। और नहीं पिछले 10 साल से मैं एक कैलेंडर निकालता हूँ। वो कैलेंडर ऐसा है, 1 फीट बाय हाफ 6 इंच बाय 12 इंच। ऊपर मैं जगह देता हूँ एडवर्टाइजर के लिए, वो ओके। उसके व्यवसाय की ऐड कर सकते हैं। नीचे में नेत्रदान के प्रमुख मुद्दे जो है, मेन पॉइंट्स, मेन इंफॉर्मेशन, वो मैं हमेशा नीचे डालता हूँ। तो वो बराबर। एडवर्टाइजिंग, वो एक एक सेट की मैं 1000 प्रति निकालता हूँ। तो खाली 1150 रुपये में वो आदमी 1000 लोगों तक पहुंच सकता है।
और वो कैलेंडर के कारण नेत्रदान की भी जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है। उसमें बहुत से आई बैंक के नंबर्स भी मैं जानता हूँ। नेत्रदान के लिए क्या सावधानियां लेना चाहिए वो डालता हूँ, कौन कर सकता है ये डालता हूँ। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आई डोनेशन के बारे में वो कैलेंडर के माध्यम से जाती है। वैसे 2-3 हजार सेट में, सॉरी 2 या 3 सेट में मैं निकालता हूँ। ये 1921, ये मेरा 10वां साल था। पिछले 10 साल से मेरा काम चल रहा है। तो एक उसमें भी आप अलग अलग जो व्यावसायिक है, बिजनेसेस है, आपके दुकानें हैं, वो आप आपकी ऐड दे सकते हैं। स्वागत है उसके लिए, जो भी आगे आ जाए। यस सर, थैंक यू। इट्स अ परफेक्ट थिंग। एंड मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा हमारे सब दोस्तों से कि जो मैक्सिमम हमसे हो सके वो हम लोग आपको सहयोग, इसमें सहयोग करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। एनी अदर क्वेश्चंस और एल्स आई विल रिक्वेस्ट आवर सेक्रेटरी स्नेहल भाई टू टेक ओवर। स्नेहल भाई, if there is no question you can unmute yourself and can take over. Yeah, can you hear me? Yeah, audible. Yeah. So श्रीपाद जी नमस्कार। मेरी ओर से सबसे पहले आपको मैं स्नेहल देसाई जी कनेक्ट का सेक्रेटरी हूँ और मैं यही हीरानंदनी एस्टेट में ही रहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा जो टॉपिक हमने चुना था, इसके बारे में सब लोगों को नॉलेज तो रहता है कि आई डोनेशन करना चाहिए, बट उसका जो डिटेल जो आज आपने हमारे सबके साथ में शेयर किया है वो बहुत उपयोगी रहेगा हमारे लिए और सबके लिए, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट आए थे। जान के बहुत हैरानी हुई कि ऑलमोस्ट एक 1.25 करोड़ ब्लाइंड जो वर्ल्ड में है उसमें से 20% इंडिया में है। एंड बावजूद के हम लोग पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर ऑफ कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड ऑलमोस्ट 85-90 लाख पीपल डाइड एवरी ईयर, बट स्टिल हमारे यहाँ 30 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको विजन नहीं है और जिनको हम लोग सब लोग अगर चाहे तो कुछ ही सालों में हम ये जो ब्लाइंडनेस जो है उसमें काफी कुछ हम काम कर सकते हैं और जिसकी वजह से काफी लोग देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम देख नहीं सकते हम कुछ कर नहीं सकते। मीन्स देर आर नो डाउट देर आर विल पावर ऑफ द ब्लाइंड पीपल आर वेरी स्ट्रांग, बट अगर उनको चक्षु मिल जाए, अगर उनको देखने का विजन मिल जाए तो दे कैन गो फर्दर अहेड इन देयर लाइफ। सो ये एक बहुत अच्छा जो नोबल कॉज है, इसका जो आज हमने हमारे सब आप लोगों ने जो हमारे सबके साथ में जो नॉलेज शेयर किया, इंफॉर्मेशन शेयर किया, आपने जो हमारे साथ शेयर किया विथ रिगार्ड टू आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, कि 2 व्हीलर चलाते टाइम हमको ग्लासेस यूज करना चाहिए, फायर और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के सामने क्या क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए, कंजक्टिविटीज के सामने क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सो दिस ऑल आर वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर अस। उसके अलावा आपने जो एक जो गलतफहमी काफी लोगों के दिमाग में रहती है कि आई डोनेशन अगर मृत्यु के 2 घंटे के बाद हुआ तो ही वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, तो उस मामले में आपने काफी अच्छी डिटेल दी कि 6 घंटे तक भी हम यूज कर सकते हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी हो जो इटाली और मैनी अदर कंट्रीज हैव डेवलप, जिसमें वो हम 10-12 साल तक भी चला सकते हैं, अरे 10-12 घंटे तक भी हम यूज कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा है। कुछ जो आपने सुझाव दिया आज के किसी की भी मृत्यु के बाद में अगर डोनेशन करना है तो बॉडी को अगर कॉट पे ही रहेगा एज कम्पेयर टू द फ्लोर, देन जो आई लेने के लिए जो आने वाले हैं उनके पीपल हु रिमूव द आईज, उनको काफी अच्छी तरह रहेगा। बिकॉज एक हमेशा ये रहते हैं कि घर में जब भी मृत्यु होता है तो सबसे पहले नीचे फ्लोर पे एक चटाई बिठा के सबको ये करते हैं, बॉडी को वहां रखते हैं। बट अगर ये नॉलेज जो आया उसकी वजह से कि भाई आई डोनेट करने वाले हैं तो एटलीस्ट 2 घंटे कॉट के ऊपर ही रख के वो एक प्रक्रिया खत्म करने के बाद में बॉडी को हम जो अपने रिचुअल्स निभाते हैं वो हिसाब से कर सकते हैं। तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया। इवन स्किन डोनेशन के बारे में भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं एंड स्किन में भी जो आपने जो बताया कि आज बर्निंग जो होता है इट इज नॉट दैट मैनी अ टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से इट इज एक्सीडेंशियल। एंड वो चीज में किसी की भी एक स्किन थोड़ी जली हुई होती है, हमारा भी जो एक छोटा सा हाथ भी जल जाता है हमारा माचिस से, तो हमको क्या तकलीफ होती है। और ऐसा जिनकी भी स्किन पूरी बर्न हो गई होती है बिकॉज ऑफ एनी फायर एक्सीडेंट,
उनको अगर हम स्किन डोनेशन भी करके उनकी लाइफ को ब्यूटीफुल कर सकते हैं, ईज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा समाज के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी आपने आज बहुत अच्छा हमको नॉलेज दिया कि क्या क्या कर सकते हैं, हाउ द लंग्स कैन बी यूजफुल, हाउ द पेंक्रियाज कैन बी यूजफुल, हार्ट कैन बी यूजफुल, किडनी कैन बी यूजफुल। एंड काफ़ी लोगों के अंदर जो एक गलत इंफॉर्मेशन कई बार रहती है कि एक किडनी के ऊपर आदमी कितना जिंदा रह सकता है, जो डॉक्टर लहाने का और ऐसे जो एग्जाम्पल दिए, ये सब चीज़ हमको अवेयरनेस फैलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो एज अ जी कनेक्ट, हमने जैसे निखिल भाई ने बताया शुरुआत में, हम लोग ये प्रयत्न करते हैं कि कैसे हम थ्रू वेबिनार, थ्रू टेक्नोलॉजी, कैसे हम नॉलेज को स्प्रेड कर सके। आप जैसे जितने भी नॉलेजेबल पीपल है इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, उनका हम लाभ ले सके, एंड जिसकी वजह से हम एक अच्छी सोसाइटी बना सके, उसका एक अथक प्रयत्न रहता है। तो पूरे जी कनेक्ट परिवार की ओर से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आपको, पुष्पा जी को, रागिनी जी को, एंड बाकी सब जितने भी हमारे सहयोगी है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। जैसे निखिल भाई ने बताया, अगले हफ्ते हम ऑर्थोपेडिक के ऊपर भी ऐसा सेमिनार करने का, हमारा वेबिनार करने का प्लान है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट को कि आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराइए, और ये जो हमारा नॉलेज शेयरिंग एंड मेकिंग द सोसाइटी बेटर देन व्हाट वी आर टुडे, उसका जो प्रयत्न है, हेल्दी एंड बेटर, नॉट ओनली बेटर, एवरीवन हेल्दी, तो वो एक प्रयत्न है। तो उसमें आप भी सहयोगी बनिए। तो सबसे लास्ट में धन्यवाद हमारी ओर से, हमारे साथ आपका कीमती समय देने के लिए और कीमती नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद आप, मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। Thank you everyone, and see you next week. Thank you.